बिल्कुल, और अब तो ये साबित हो रहा है, जैसे कि जो खबर आ रही है उसको देख के तो यही लग रहा है कि बिल्कुल कमीशन, हर बात पे कमीशन खाने वाली सरकार है मोदी जी की। चंदा दो और धंधा लो, क्या यही स्लोगन बन गया है? विवेक, मैं अब आपके पास आऊंगी। ये पूरा मामला आपको क्या लगता है, किस एंगल से इसको देखा जाए? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड से तो ये चीज साबित हुई थी कि बीजेपी ने एक तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड से इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। अब ये मामला कि भाई आप धंधे के बदले में आप चंदा दो, आखिर ये मॉडल है क्या? क्या बाकी देशों में भी इसी तरीके से पार्टी को कॉर्पोरेट फ्रंट करते हैं? क्या वही मॉडल है जिसको मोदी जी लाना चाह रहे हैं, या फिर कुछ और ही एक नया नया लेन देन का मॉडल बीजेपी लेकर आई है? जी नीलू, ये मैं इसको चंदा और कमीशन, ये फिर भी थोड़े बहुत रिस्पेक्टेबल शब्द है। मैं इसको प्रोटेक्शन मनी कहूंगा। ये उससे आगे जाकर है, ये प्रोटेक्शन मनी है कि भाई अगर आपको इस देश में बिजनेस करना है, आपको इस देश में पैसा कमाना है, तो आपको हमको उसके एवज में पैसा देना होगा। ये प्रोटेक्शन मनी है। जिस तरह से शहर के मार्केट एरिया में वो रहते हैं ना, कुछ पैसे वसूल करने वाले लोग होते हैं। वो हर दुकान में जाते हैं और बोलते कि भाई वो चंदा फिरौती मांगते हैं। चंदा फिर भी रिस्पेक्टेबल वर्ड, फिरौती मांगते हैं और कहते हैं कि भाई आपको सही सलामत यहाँ पर रहना है और बिजनेस करना है, तो इतना पैसा आपको देना होगा, और वो उनको दिया जाता है। बिल्कुल उसी तर्ज पर ये बिजनेस हाउसेस को, कुछ कुछ बिजनेस हाउसेस है जो इनके लिए बहुत नजदीकी है, और वो उनके लिए कोई प्रोटेक्शन में नहीं, क्योंकि उनसे इनको अंदर से बहुत पैसा मिलता है। हमको पता है किस तरह से कुछ औद्योगिक घराने हैं जिनसे इनका बहुत पुराना रिश्ता है, और वो रिश्ता 2014 के बाद इतना गहरा हो गया है कि वो बिल्कुल अनडिस्टिंग्विश्ड है। मतलब सरकार कहाँ खत्म होती है और ये इनका औद्योगिक घराना कहाँ शुरू होता है, इसका पता ही नहीं चलता। इतना वो एक दूसरे में घुल मिल गए। तो हमको पता है, इनके नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो उनसे तो अंदर से ही अंदर सिंचाई पैसे से होते रहती है। लेकिन कुछ बिजनेस हाउसेस ऐसे हैं जो अभी भी थोड़ा सा उनका एक इंटीग्रिटी बचा हुआ था, तो फिर उनको प्रोटेक्शन में नहीं मांगा जाता। भाई ठीक है, ऐसा कीजिए, इतना इधर डाइवर्ट कर दिए, फिर आप ये बिजनेस कर सकते हैं। मुझे याद है कि ये जो टाटा समूह है, इसका बहुत इंटीग्रिटी के लिए बहुत फेमस हमेशा रहे हैं। उन्होंने अपना व्यवहार, अपना बिजनेस जो है बहुत अच्छे तरीके से हमेशा ही किया है। एक ट्रस्ट के माध्यम से पूरा बिजनेस करते हैं। ये बहुत अच्छा एक मॉडल है बिजनेस का, और दुनिया में इस तरह का कोई दूसरा मॉडल नहीं है शायद। लेकिन जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, कम से कम दो दो या तीन बार, दो बार तो मैंने खुद देखा है, रतन टाटा जब वो जीवित थे, नागपुर में आए थे संघ के हेडक्वार्टर में मोहन भागवत से मिलने। भाई ये पहली बार हुआ। मतलब रतन टाटा या फिर टाटा समूह के कोई लोग इस तरह से आउट ऑफ द वे जाकर किसी एक तथाकथित बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एनजीओ भी नहीं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये क्या है पता नहीं, ये किसी प्रमुख से मिलने के लिए आते हैं नागपुर में। ऐसा नहीं है कि भाई मोहन भागवत मिलने गए टाटा से मुंबई। रतन टाटा ऑल द वे फ्रॉम मुंबई या फिर जहां कहीं भी वो थे वहां से नागपुर आए थे। और उसके बाद फिर हम सबको पता है किस तरह से ये सारे जो बिजनेस हाउसेस हैं, इंक्लूडिंग टाटाज, उनको उनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो फंड्स है, वो आरएसएस के तथाकथित सेवा प्रकल्पों को देने पड़े, और वो ज्यादातर आरएसएस को ही जाते हैं, ये भी सबको पता है। तो और फिर आरएसएस उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं हमको पता है। अभी अमेरिका में एक लॉबी फर्म को पैसे देने की भी बात सामने आई है। गुरु दक्षिणा के माध्यम से हम पैसे जमा करते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन फिर ये जो सीएसआर फंड है, ये सेवा प्रकल्प में लगाए जाते हैं। वो कोई मतलब ऐसा नहीं कि आरएसएस अपने लिए खर्च नहीं करती है। सेवा, कौन से सेवा प्रकल्प है मुझे तो पता नहीं। ये ट्राइबल एरिया में इनका वनवासी कल्याण आश्रम है, ये कहते हैं। मैं बहुत ट्राइबल एरियाज में घुमा हूँ, मैंने बहुत रिपोर्टिंग किया है वहां से, बस्तर हो, महाराष्ट्र हो, कहीं से मुझे कहीं भी वनवासी कल्याण आश्रम का एक कोई ऑफिस मैंने तो नहीं देखा कम से कम। तो कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं पता नहीं, लेकिन पैसा बहुत ये सारे बिजनेस हाउसेस से सीएसआर फंड्स मिलता है तथाकथित इनके सेवा प्रकल्प को।
तो उसी कड़ी में ये आरएसएस और बीजेपी अलग थोड़ी ही है, और फिर मोदी सरकार और आरएसएस ये थोड़ी अलग है। तो ये सारा पैसे का खेल जो है वो सब मिल बांटकर आरएसएस और उसके आनुषंगिक जितने भी संगठन है वो ये सारा पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के लिए। तो ये और अब कोई कहेगा कांग्रेस को भी दिए, भी लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ है? कांग्रेस को 77 करोड़ दिए, वो तो देने ही पड़ते हैं। कल जाकर अगर कांग्रेस की सत्ता आई तो कांग्रेस वाले कहेंगे ना, तो वो लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड आपने क्यों नहीं? कवर अप करने के लिए, ताकि कोई सवाल ना उठाए कि जी, जी, भाई वो भी आपने है। खाली को दिया और उनको नहीं दिया। नहीं, ऐसा है तो आपका आपका काम है कि ऐसा लेवल प्लेइंग फील्ड इस देश में। विवेक ऐसा नहीं लगता, विवेक ऐसा नहीं लगता कि भाई भीख में आपने थोड़ा सा पैसे कांग्रेस को भी डाल दिए, आपने थोड़ा सा भीख में टीएमसी को जी, भी जी। दे दिया, तो सवाल ना खड़े करें। जी जी, जी, नहीं वो तो है। वो सवाल खड़े करेंगे, नहीं करेंगे ऐसा नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन में भारत में जो नहीं है अभी, पूरी तरह से बीजेपी ने कब्जा कर लिया है पूरे इलेक्शन प्रोसेस पे। पैसों के तौर पर मानव संसाधन, वो तो मानव संसाधन उनका अपना है, लेकिन पैसा जो बहाया जाता है चुनाव में, वो लाडली बहना हो, चाहे उस तरह की सारी स्कीम हो जो अलग-अलग राज्यों में वो इम्प्लीमेंट, वो सारा पब्लिक मनी है। मतलब इलेक्शन का फंडिंग एक अलग तरीके से करने का जो एक नायाब एक इन्होंने उपाय एम्प्लॉय किया है, डिप्लॉय किया है बीजेपी ने, कि भाई अपने पार्टी का पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है? वो टैक्स पेयर का पैसा है, किसी वेलफेयर स्कीम के नाम से लोगों को बांट दो, बिल्कुल कैश बांट दो, और चुनाव का प्रचार भी हो जाता है और अपना पैसा भी खर्च नहीं होता। ये जो मॉडल, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? तो भ्रष्टाचार की जो नए-नए तरीके इंस्टीट्यूशनलाइज इन्होंने भ्रष्टाचार कर लिया है, वो उसका ये एक नमूना है। ये जो टाटा समूह ने इनको जो पैसा दिया है, उसी का एक नमूना है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन। तो अब इनकी तो मजबूरी है, टाटा समूह की तो मजबूरी है, वो मुझे नहीं लगता विलिंगली उन्हें दिया होगा। अब आपको अगर बिजनेस करना है इस देश में और सर्वाइव करना है तो आपको इस मॉडल में फिट बैठना होगा। अगर नहीं बैठते तो आपका धंधा चौपट हो जाएगा। इस तरह का डर लगाया दिखाया जाता है, और उस डर के मारे टाटा समूह जैसा, टाटा ग्रुप जैसा इतना एक बहुत ही प्रिंसिपल्ड बिजनेस ग्रुप जो है, वो भी इस तरह से खस्ता हालत में पहुंच गया है। मॉरल एक डिग्रेडेशन उसका भी हो चुका है। ये इस देश की ट्रेजेडी है। इस बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता जब आपके देश में बिजनेस पैसे के लेन देन से आगे बढ़ता है, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकता। ये सेमीकंडक्टर का यूनिट जो है, उसको उसके लिए इतनी 50% सब्सिडी देने का कारण क्या है? उसके पीछे पीछे लॉजिक क्या है? 50%, 44,000 करोड़ किसको कहते हैं भाई? 44,000 करोड़ में महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना जो है उसका खर्च आया था। तो 44,000 करोड़ की सब्सिडी किस बेसिस पर दी गई? क्या इसकी जरूरत थी टाटा ग्रुप को? क्या टाटा ग्रुप 10,000 करोड़ की सब्सिडी में काम नहीं कर सकता था? और जबकि जरूरत उसकी अपनी थी। उनका जो ऑटोमोबाइल का यूनिट है, उसको ये सारे सेमीकंडक्टर्स की जरूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि चाइना और ताइवान से उसकी सप्लाई बंद हो गई थी, तो वो अड़चन में था। तो उसकी अपनी अड़चन थी। जो एकदम पैटर्न साफ लग रहा है कि जितना आप ज्यादा चंदा बीजेपी को देंगे, उतनी ज्यादा आपको सरकार से सब्सिडी मिल जाएगी। टाटा ने 758 करोड़ दिए तो उनको 44,000 की सब्सिडी मिल गई। उसी तरीके से जो मुरुगन ग्रुप है, उनको 3,000 कुछ करोड़ की सब्सिडी मिली, उन्होंने 125 करोड़ दे दिए। उसी तरीके से काइनेस टेक्नोलॉजी है, तो साफ पैटर्न एक बिल्कुल नजर आ रहा है। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। नीरू, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ऐसा है कि जो मुझसे पहले कहा गया, वकील साहब जो बोलकर गए, वो बात सच है कि 4 दिन चर्चा होती है। सारी इस तरह की सारी बातों को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 10 लिंचिंग हो जाए और 10 लिंचिंग हो जाए आने वाले साल में, कोई लिंचिंग की चर्चा ही नहीं होती। इतनी लिंचिंग होती है हर जगह, इतनी मारकाट मची है सारे क्षेत्रों में। मतलब देश का जो सामाजिक जीवन है, देश का जो औद्योगिक जीवन है, सारे क्षेत्रों में इस तरह से मारकाट मची है। आए दिन कुछ ना कुछ। कल सुप्रीम कोर्ट किस तरह के निर्णय दे रहा है? वे एक पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस को ओके बता रहा है। मतलब आप बिजनेस, आप अपना इंडस्ट्री चालू कर दो, आप बिल्कुल
प्रोडक्शन चालू कर दो और एनवायरनमेंट का जो क्लियरेंस है वो बाद में लिया तो भी चलता, वो ओके है, दैट इज ओके, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। वंतारा जैसे केस में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर एक कमिटी बिठाई जाती है और कमिटी कहती है कि वंतारा में सब ठीक है, जबकि इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, नेशनल पब्लिकेशंस ने उसमें क्या-क्या खामियां दिखाया है, और फिर कहते हैं कि आपको इसकी कोई जरूरत नहीं, इसके बाद इसके खिलाफ कोई भी पिटीशन एंटरटेन कहीं भी किसी भी फोरम पर नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, स्टोनवॉल कर रहा है सारे एफर्ट्स वंतारा के खिलाफ। तो इस आप भाई सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने वाले तो बहुत मामले हैं जिसमें बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं, बीएलओज के खिलाफ एफआईआर हो रहे हैं, बीएलओज मर रहे हैं, उनको नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। आपको पड़ी है एसआईआर की सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, आप देखिए आर्ग्यूमेंट खुद जज साहब ही कर रहे हैं। मतलब अब सरकारी वकील आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन जज साहब ही सवाल पूछ रहे, क्या ऐसे नहीं हो सकता, क्या वैसे नहीं हो सकता, खुद ही आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं सरकार की तरफ से। ऐसा कभी हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, देखा है आपने कभी ऐसा? तो ये सारी चीजों को नॉर्मलाइज करने का एक जो लार्जर प्लान है, उसी का ये पार्ट है। आप चिल्लाते रहिए, 1 दिन 2 दिन, सही बात कही वकील साहब ने, 4 दिन आप चिल्लाएंगे, उसके बाद ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, फिर ये डोनेशन चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप चर्चा कर रहे हैं इसलिए डोनेशन बंद हो जाएंगे, और दिन दुगना रात चौगुना, इस तरह से ये सारा मामला आगे बढ़ेगा। जहां पर पीएमओ के नाम पर कोई प्रोटेक्शन लेके 6 महीना जम्मू कश्मीर में घूम सकता है कोई पटेल, गुजराती पटेल, वहां पे करप्शन की क्या बात कहेंगे? भाई करप्शन तो बहुत कॉमन हो चुका है और इतना नॉर्मलाइज हो चुका है जितना कभी इस देश में पहले नहीं था। जी नीलू।